हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने समझा कि इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक दिन में बन गया था? बिल्कुल नहीं, इसके पीछे लगभग 200 साल पुरानी हिस्ट्री है और आज हम उसी जर्नी को सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, अगर आपको एक बड़ा घर बनाना हो, क्या आप एक ही दिन में घर बना लोगे? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले फाउंडेशन बनता है, फिर वॉल्स, फिर रूफ और आखिर में एक घर कंप्लीट होता है। बिल्कुल इसी तरह इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी एक दिन में नहीं बना। इसकी फाउंडेशन ब्रिटिश पीरियड में धीरे धीरे तैयार हुई। सबसे पहले एक बात समझिए, ब्रिटिश इंडिया में पहला रूलर बनकर नहीं आए थे। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नेम से ट्रेडर्स बनकर आए थे। उनका पर्पस बिजनेस था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इंडिया के कई हिस्सों पर अपना कंट्रोल कर लिया। जब कंपनी की पावर बढ़ने लगी तब ब्रिटिश की पार्लियामेंट ने सोचा कि कंपनी पर कंट्रोल रखना ज़रूरी है। यहीं से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की जर्नी शुरू होती है। अब हम उन इम्पॉर्टेंट लॉज के बारे में जानेंगे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनने की राह बनाई। सबसे पहले आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये पहला इम्पॉर्टेंट लॉ था। इसका पर्पस ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना था। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना शुरू किया। सेकंड हमारे पास आता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इस एक्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल और बढ़ गया। कंपनीज बिजनेस करती रही, लेकिन पॉलिटिकल कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास आने लगा। थर्ड, चार्टर्स एक्ट। चार्टर्स एक्ट के थ्रू कंपनी के पावर्स में टाइम पर चेंजेस किए गए। ये एक्ट इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन को और ऑर्गेनाइज बनाने की डायरेक्शन में इम्पॉर्टेंट था। फोर्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। 1857 की रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म कर दिया। अब इंडियाज़ डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गए। फिफ्थ, इंडियन काउंसिल्स एक्ट। इन एक्ट्स के थ्रू इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में थोड़ी थोड़ी पार्टिसिपेशन मिलनी शुरू हुई। ये डेमोक्रेसी की तरफ एक छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। सिक्स्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। इस एक्ट ने प्रोविंसेस में कुछ पावर शेयरिंग करने की कोशिश की। इससे इंडियंस की पार्टिसिपेशन और बढ़ी। सेवेंथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट था। इसमें फेडरल स्ट्रक्चर, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस दिए गए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कई प्रोविजंस इसी एक्ट से इंस्पायर हुए। AIBE और जुडिशरी के लिए ये एक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे इन एक्ट का कॉन्स्टिट्यूशन से क्या रिलेशन है। सिंपल रिलेशन है। ये एक्ट इंडिया को गवर्नेंस का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देते गए और जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों के पास पहले से ही एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क था। 1935 के एक्ट को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोला जाता था। इस एक्ट के बहुत सारे फीचर्स थे जो कि अडॉप्ट किए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, सच एज फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल कोर्ट, बेसिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर पोजीशन एक्सेट्रा। तो आज हमने समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन अचानक नहीं बना। ब्रिटिश पीरियड में कई इंपॉर्टेंट एक्ट ने इसकी फाउंडेशन तैयार की और इन सब में से सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 था। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। यह असेंबली कैसी बनी, मेंबर्स कौन थे और कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह ड्राफ्ट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।